अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू थर्ड वीक्स लेक्चर। आज हम डिज़ाइन ऑफ कीज़ को कवर करने जा रहे हैं। कीज़ को हम देखेंगे, कीज़ के साथ एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पिन्स का। पिन्स क्या होती हैं उनको भी हम ब्रीफली कवर करेंगे। अगर इन केस आपके पास इन फ्यूचर जब आप कभी इंडस्ट्री में हो या आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आपने कीज़ डिज़ाइन करनी है या आपने पिन डिज़ाइन करनी है, तो जो भी हम आज प्रोसीजर करने जा रहे हैं इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कोर्स आउटलाइन की बात कर लें तो हमने फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर शाफ्ट को कवर किया था। अब शाफ्ट के साथ ही एक उसकी एक्सेसरी है कीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होती है। ठीक है, उसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज़ अ की। की इज़ अ डिमाउंटेबल मशीनरी पार्ट व्हेन assembled provides positive means for transmitting torque between shaft and hub। बेसिकली एक ये डिटैचेबल पार्ट ऑफ मशीनरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है कि अगर आपके पास शाफ्ट कम्प्लीटली 100% सॉलिड है और फ़र्ज़ किया आप कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि फ़र्ज़ करें कि आप जो है उसे मोटर से आप आरपीएम या टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, बट किसी वजह से वो एक्सीड जो लिमिट है उससे एक्सीड कर जाता है। फ़र्ज़ किया कि एक पावर सर्ज आती है, जिस तरह ट्रांसफार्मर जब ख़राब हो तो पावर सर्ज आता है। आपने देखा होगा, अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, तो बल्ब वगैरह अक्सर जो है या इस तरह की अप्लाइंसेस बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। फ़र्ज़ किया कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है और मशीनरी लाजमी बात है बहुत ज़्यादा कीमती है। अब उसको कैसे सेव किया जा सकता है? उसमें एक तो ये सेफ है कि आप इलेक्ट्रिकल को बहुत ज़्यादा चेक्स आप डाल दें, कोई बैकअप प्लान वगैरह बना लें, या उसकी दूसरी आपके पास ऑप्शन ये कि हम उसमें की बना दें। यानी कि की जिस तरह हमारे पास पज़ल होती है कि जब तक वो तमाम हिस्से जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, पज़ल कंप्लीट नहीं होगी, आपको पूरी पिक्चर नहीं नज़र आएगी। बिल्कुल उसी तरह जब तक की नहीं लगेगी तो आपके पास टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं स्टार्ट हो पाएगी। इस वजह से की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास रखती है शाफ्ट के साथ। जब भी हम बात करते हैं तो शाफ्ट की, तो शाफ्ट के साथ जो है हमारा कीज़ का और कीवे का जिक्र भी लाजमी बात है आता है। दूसरे अल्फाज में आप इसे कह सकते हैं कि की जो है वो हमारे पास एक स्मॉल पीस ऑफ माइल्ड स्टील है विच इज़ इंसर्टेड बिटवीन शाफ्ट एंड हब ऑफ अ पुली टू कनेक्ट दीज टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। दूसरा इसका ये भी होता है कि जो है अगर आपने जो है ये नहीं चाहते कि लाजिम आता है, अब आपके पास हब है, हब आप समझ लें यानी कि बेसिकली जो कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट है, फ़र्ज़ करें जहाँ से टॉर्क आगे आ रहा है, या फिर आप इसको यूं इमेजिन कर लें कि आपके पास शाफ्ट ने आगे जिस पार्ट को आगे रोटेट कराना है, वो असेंबली जो दोनों पार्ट्स को अटैच कर रही है उसको हब कहलाएगा। अभी हम देख भी लेते हैं, बल्कि अगर आप इसको देख पाएँ तो हमारे पास जो ये सिल्वर सी एक की आपको इमेज नज़र आ रहा होगा इसमें, बेसिकली हम इसे हब कह सकते हैं। ओके, हाँ जी, यानी कि इस पार्ट को हम यानी कि कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास हब है। अच्छा जी, ओके, उसके बाद जो है की जो है डैट इज़ ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास ये शाफ्ट का एक्सिस है और हमारे पास जो की है वो भी अलॉन्ग इट्स एक्सिस मौजूद है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखें तो इसका एक्सिस टुवर्ड जेड एक्सिस है और ये की भी उसी तरह ही चल रही है। उसके बाद कीज़ जो हैं टेम्प्रेरी फास्टनिंग्स हैं, हम जिक्र कर चुके हैं। की वे इज़ अ स्लॉट इन शाफ्ट एंड हब ऑफ अ पुली टू अकोमोडेट अ की। बेसिकली जो हमारे पास शाफ्ट है और हमारे पास जो हब है उसके दरमियान हमने जो है एक कह लें कि जो ही की वे बनाते हैं या फिर कह लें वो सुराग बनाते हैं कि की वहाँ जाके फिट इन हो जाए, तो उसको हम की वे बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा बल्कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि हमारे पास ये जो है अब ये कंप्लीट जो राउंड है ये हब कहलाएगा। ये आपके पास शाफ्ट और शाफ्ट में आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कीवे मौजूद है और इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये की यहाँ पड़ी हुई है। जब ये इसके साथ मिलेगी तो आपके पास प्रॉपर टॉर्क ट्रांसमिट होगा, तो शाफ्ट भी मूव करेगी, साथ हब जो है उसको भी वो मूव कराएगी और इवेंचुअली जो भी आपने पार्ट या जिस भी मशीनरी को फ़र्ज़ किया आपने टॉर्क पहुँचाना है वहाँ तक उसके पास आ जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। देखें 5 टाइप हमारे पास होती हैं कीज़ की। सबसे पहली हमारे पास है संक की। संक की क्या होती है कि आपके पास जो है एक ये शाफ्ट है और शाफ्ट के अंदर कह लें कि वो बिल्कुल आध हाफ हाफ जो आपके पास की है वो एक तरह से फिट इन अंदर होगी। उसको हम बोलते हैं संक की।
संक की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आएंगी, उनको भी हम आगे चल के कवर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सैडल कीज़। सैडल या फिर जिस तरह हम कहते हैं घोड़े की महार जो है, या सीट जो है, यानी कि जब बैठते हैं, सो उसकी मुशाबहत की वजह से इसको हम सैडल कीज़ बोलते हैं। देखें, जो सैडल कीज़ हैं ये बेसिकली आपके पास सिंपल उसके ऊपर यानी कि दोनों साइड पे ये रेस्ट हो जाती हैं, जिस तरह आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। उसके बाद है टेंजेंट कीज़। टेंजेंट की सबसे जो खासियत है वो ये होती है कि वो किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल सैडल की से मिलता जुलता है, मगर ये उसके टेंजेंट लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आर टेंजेंट कीज़। इसी तरह हमारे पास ये राउंड कीज़ मौजूद हैं। अगर आपने जो है की वे आपने वो राउंड बनाया है और आपने जो है की जो है वो राउंड रखी है, तो वहाँ जो है आपके पास ये यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सप्लाइन। सप्लाइंस जो है बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक या स्पेशल केस के लिए कह लें कि जो है आपने कीज़ डिज़ाइन की हैं। फ़र्ज़ करें जिस तरह आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जी स्पेशल एक चाबी उनके पास होती है और वो उसके किसी मैकेनिज़्म के अंदर फिट हो जाती है, तो वो मैकेनिज़्म चलना लग जाता है। सो इस तरह की इस किस्म की कोई भी अगर आप स्पेशल किस्म की कोई की बनाएंगे तो उसको हम सप्लाइन बोलेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक किस्म का एक पैटर्न है और ये की जो है उसके अंदर फिट इन होगी, सो दैट वुड बी सप्लाइन। संक की पे आ जाते हैं। संक की जैसे मैंने आपको बात की कि इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर संक की। रेक्टेंगुलर संक की इसको इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, ठीक है, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होगा। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर संक की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल संक की है, ठीक है, कि आपके पास दोनों साइड्स पे जो है वो पैरेलल हो। अच्छा, इसको भी जो है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या वजह है। और उसके बाद है जिब हेड की। जिब हेड की होती है कि आपने हल्का सा एक ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न सा आपने बना दिया कि की को निकालना आसान होगा, जिस तरह आप यहाँ जो इमेज मैंने शेयर किया आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, संक की में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट इसी तरह चल रही होगी, बल्कि इसे हम हल्का सा टेपर रखते हैं, यानी कि हल्का सा डिक्लाइन आ रहा होता है। तो जो रेक्टेंगुलर संक की है और स्क्वायर संक की है, इनका क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हो गया, बट इसमें ये नहीं हमें मालूम कि फ़र्ज़ किया स्टार्ट पे अगर जो है हाइट, अगर हम इसको कुछ यूँ मैं बना के आपको दिखाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें कि ये वो पार्ट है जो कि एंड पे जो है आपके पास कम्प्लीटली इमर्स है किसी भी टाइम शाफ्ट में, मगर टेपर हमने कुछ ऐसे दिया कि ये जो पार्ट है अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको जो है ये फिल नज़र आएगा, मगर जब दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये पार्ट उसके सरफेस लेवल से ऊपर है। यानी कि जिस तरह अगर आप ये जिब हेड को ही देखो और जिब हेड को रिमूव कर दो, अगर आप यहाँ से देखो और इसको यहाँ से देखो तो आप देख रहे हो कि ये टेपर है। इसी तरह अगर जिब हम ना बनाएं तो आपके पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की जो है जो संक की है उसमें भी ये हो सकता है। सो पैरेलल संक की में ये टेपर नहीं होगा। अब ये जिस तरह देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर संक की में यहाँ आपको मेंशन हो रहा है कि हमारे पास टेपर जो है वो 1:100 है। इसमें अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं सो इस डायमेंशन को हम विड्थ बोलेंगे और इस डायमेंशन को हम थिकनेस बोलेंगे। उसके बाद जो है कुछ इसमें अभी डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट है, जो हम अपनी कोर्स बुक को फॉलो करें हैं उसके मुताबिक जो है कुछ ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, बट अगर आप जो है कह लें कि जो डिफरेंट हमारे पास ऑथर्स हैं, अगर आप फॉरेनर जो ऑथर्स हैं आपके पास शिगले को या फिर नॉर्टन को अगर आप कोट करेंगे सो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, बट समवट सारों की जो है अप्रोच सिमिलर है, सो हम इसी को फॉलो करेंगे। ये कहता है कि जी विड्थ जो है डैट शुड बी d/4, यानी कि जो डायमीटर है उसके 4 टाइम्स डिवाइड बाई 4 जो भी अमाउंट बनती है वो आपके पास विड्थ होनी चाहिए, और जो t है डैट वुड बी 1/6 ऑफ द डायमीटर, के शाफ्ट डायमीटर जितना है उसका 1/6 होगा। जबकि जो नॉर्टन है, नॉर्टन का बहुत डिफरेंट है, इसमें क्राइटेरिया हम उस पर नहीं जाएंगे, बट मैं आपको वैसे जेनेरिक बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं इंडस्ट्री में देखते हैं कि ये पैरामीटर नहीं यूज़ हो रहे सो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है, बॉडी, उसने ब्रिटिश स्टैंडर्ड अपने मुताबिक बनाएगा, ANSI ने अपने मुताबिक ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, सो इस तरह से ये काम करेगा। इसी तरह स्क्वायर संक की, चूँकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो उसमें विड्थ और थिकनेस सेम होनी है, सो डैट वुड बी d/4। पैरेलल संक की
है जी, डैट कुड बी आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इन यूनिफॉर्म विड्थ एंड थिकनेस थ्रू आउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जिब हेड की मैंने बात की कि जी एक रेक्टेंगुलर संग की है ये, जिसके एक साइड पे हेड होता है जिसको हम जिब हेड बोलते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके यहाँ टॉप एक हेड है, ताकि अगर आपने इसको निकालना है कभी शाफ्ट में से तो निकालना आपके लिए आसान हो। सो इसमें जो है विड्थ की d/4 है और जो थिकनेस है वो यहाँ भी आपके पास d/6 है। अगर आपने इसका हेड बनाना है सो हेड की भी डायमेंशंस कुछ गिवन है, बट ये जो जिब हेड की है ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ शामिल है। उसके बाद आ जाती है वुडरफ की। वुडरफ की बेसिकली आपके पास एक सेमी सर्कुलर आपके पास कह लें कि ये आपको फ्रंट से दिखेगा और इसकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि जो आपको ये टॉप पे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि टॉप पे ये इस पार्ट को हम विड्थ कहेंगे, सो ये विड्थ आपकी थ्रू आउट जो है वो सॉरी नॉट दिस विड्थ, यानी कि जो थर्ड डायमेंशन में जब आप इसे देखेंगे ये विड्थ जो है ये कांस्टेंट होगी। तो ये कह लें कि आप जो कीवे बनाएंगे शाफ्ट के ऊपर वो भी सेमी सर्कुलर पैटर्न का होगा, ठीक है, जिसको आप कह लें कि आप मिल वगैरह करके आप ये बनाएंगे और उसके ऊपर ये फिट इन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात की थी हमने सप्लाइंस की। सप्लाइन बेसिकली आपके पास वो कीज़ हैं डैट आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट विच फिट्स इन द कीवेज बोच इन द हब, सच शाफ्ट आर नोन एज सप्लाइन शाफ्ट। सो बेसिकली आपके पास ऐसे है कि कुछ ऐसी शाफ्ट अगर हैं कि वो हब के साथ कुछ ऐसे बड़े स्पेसिफिक किस्म के यूँ कनेक्टेड हैं, ठीक है, बड़ा इंटीग्रल पार्ट है ओवरऑल मैकेनिज्म का, सो बेसिकली आपके पास यहाँ सप्लाइन शाफ्ट कहलाएगी और ये जो की उसके लिए स्पेशल आप बनाएंगे वो सप्लाइन कहलाएंगी। इनके ज़्यादातर यूजेज आपके पास ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन के अंदर भी यूज़ होते हैं कि जब आपके पास जो है फोर्स जो है डैट इज़ इन लार्ज प्रोपोर्शनल साइज टू द शाफ्ट, वहाँ आप फिर यूँ सप्लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन अगर हो तो वहाँ आपके पास ये यूज़ होती है। ये आपके पास टेबल है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ शाफ्ट डायमीटर अप टू एंड इंक्लूडिंग, यानी कि अगर यहाँ 6 लिखा है, 6 mm लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 6 mm तक, यानी कि 6.000 mm तक जो भी शाफ्ट साइज़ है उसके लिए विड्थ आपने ये रखनी है 2 mm और थिकनेस रखनी है 2 mm। और ये आपके पास जो है सो इस तरह से ये बेसिकली आपके पास चलते हैं, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया आपके पास शाफ्ट का डायमीटर आ गया 5 mm, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से टेबल के मुताबिक आप 6 mm वाली वैल्यू लेंगे। फ़र्ज़ किया आपके पास शाफ्ट का डायमीटर आ जाता है 7 mm, फिर क्या करेंगे, देखें यहाँ शाफ्ट डायमीटर अप टू एंड इंक्लूडिंग, यानी कि 8 तक और 8 भी उसमें शामिल है। सो अगर 7 आपके पास शाफ्ट का साइज़ है तो आप यहाँ 3 उसकी विड्थ लेंगे और थिकनेस भी 3 लेंगे। सो इस तरह डिफरेंट आपके पास जो है ये कह लें कि जो भी डिफरेंट शाफ्ट डायमीटर्स के लिए डिफरेंट हमें वैल्यूज़ गिवन है, सो हम इस टेबल को हम यूटिलाइज भी करेंगे। आगे चलते हैं, अगर आप यहाँ देखो तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ यहाँ कवर हो रही हैं। ये देखो ये आपके पास जो है रेक्टेंगुलर की है, ठीक है, सो डैट वुड बी फेदर की, बेसिकली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही है। ये आपके पास वुडरफ की है, ठीक है, कॉइन को आप सिक्के को अगर आधा कर लो कुछ इस तरह की शेप है। सो ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें की स्लॉट है या फिर की वे है फॉर पैरेलल की, ये आपके पास वुडरफ की के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये आपके पास फेदर की के लिए बनाया गया जो हमने यहाँ देखा। और उसके बाद ये देख रहे हैं क्रॉस ड्रिल्ड होल फॉर पिन शाफ्ट। सो बेसिकली की और पिन में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो पिन है वो आपके पास शाफ्ट के थ्रू आउट चल रही होती है, यानी कि आप बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसे समझें कि आपके पास जो है एक कीरिंग है और कीरिंग में से आपने जो है कह लें कि एक कुछ ऐसे समझें कि की रिंग जो है उसमें से रिंग जो है वो प्रॉपर यूँ पास ऑन हो रहा होता है, उसमें से जो आपके पास जो भी लेबल या लगा होता है। सो बेसिकली उस तरह की एक चीज़ है कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास शाफ्ट है, ये जिस तरह होल मौजूद है, सो ये होल कंप्लीट एक जो शाफ्ट है वो आपके पास यूँ पास ऑन कर रही है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप समझें कि जिस तरह हमारे पास ये बोल्ट होते हैं, अगर बोल्ट आप किसी मैकेनिज़्म कोई ऐसी चीज़ जो कि रोटेट कर रही है, टॉर्क ट्रांसफ़र कर रही है और आपने उसके साथ वहाँ ये बोल्ट लगा दें, सो बोल्ट बेसिकली आपके पास वहाँ एज अ पिन एक्ट कर रहे हैं। तो ये मेजर जो है डिफरेंस है इनके दरमियान में। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं अब हम स्ट्रेस एनालिसिस की। अगर हमने अब क्योंकि लाजिम होता है बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारा काम जो है ज़्यादातर स्ट्रेसेस के ऊपर है, हमने फाइंड आउट करना है कि इस पर किस किस्म की लोडिंग पड़ रही है और ये फेल कब करेगा। सो शाफ्ट के ऊपर जो मेन जो दो तरह की लोडिंग एक्ट कर रही होती हैं वो आपके पास फर्स्ट वन आपके पास शेयरिंग लोड होगा और एक होगा क्रशिंग लोड, उनको भी अभी चल के देखते हैं।
इस तरह अगर आप यहाँ से यहाँ एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ आपके पास विड्थ कहलाएगी और ये चीज़ आपके पास थिकनेस कहलाएगी। सॉरी। सो यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अभी हम आगे चल के देखते हैं। टी जो है वो टॉर्क ट्रांसमिटेड है, एफ जो है वो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स है जो कि सर्कमफेरेंस पे एक्ट कर रही होगी। उसके बाद जो है और ही किसी भी वजह से हो सकती है, जो आपने हब वगैरह लगाई है या कह लें कोई बेरिंग वगैरह इस तरह की फोर्स है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है, कुछ भी हो सकता है। एल जो है वो लेंथ ऑफ द की होगी, विड्थ जो है, थिकनेस जो है वो आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद आपके पास टॉ जो है वो शियर स्ट्रेस है और सिग्मा सी जो है वो क्रशिंग स्ट्रेस है। दोनों क्या हैं अभी हम कवर करेंगे। अगर हम शाफ्ट के डिज़ाइन की बात करें ना, तो हम बहुत लिमिटेड हैं। देखें हमारे पास डाटा सेट गिवन है, शाफ्ट का डायमीटर जैसे आपने पिछले लेक्चर में किया वो हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास चॉइस क्या बचती है शाफ्ट डिज़ाइन में? हमारे पास सिर्फ जो चॉइस बचती है वो आपके पास है कि आपने शाफ्ट की लेंथ क्या रखनी है, ठीक है। और दूसरी आपके पास ये है कि एक तो शाफ्ट की लेंथ होगी, दूसरा यह है कि आपने नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी रखनी है। आपको याद हो जिस तरह टेंजेंशियल कीज़ या सैडल कीज़ में 2 कीज़ यूज़ हो रही थी, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर वो हमारा जो लिमिट है, जो स्ट्रेस की अलाउएबल लिमिट, अगर उसे एक्सीड कर रही है हमारी स्ट्रेस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कीज़ इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कीज़ इंक्रीज़ करने से और लेंथ भी इंक्रीज़ करने से, तो ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं कुछ और ऑथर्स को कोट करूं तो वो ये कहते हैं कि आपके पास जितना शाफ्ट का डायामीटर है, ठीक है, उसका जो है तकरीबन 1.5 टाइम्स जो है ना आपके पास लेंथ होनी चाहिए। ये कुछ जो है रिसर्चर्स कहते हैं, यानी कि बेसिकली आपकी बुक के में शामिल नहीं, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इस वजह से अब आप खुद अगर इस पैमाने पे रखें तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको नंबर ऑफ़ कीज़ इंक्रीज़ करनी पड़े। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेलियर बाय शेयरिंग। फेलियर बाय शेयरिंग, आपके पास कोई भी स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो है वो हमारे पास होगी एफ जो कि अप्लाई हो रही है। उसके बाद है रेजिस्टिंग एरिया या ए जो है वो आपके पास डब्ल्यू और एल, विड्थ और लेंथ क्यों होगा, सबसे बड़ा सवाल। देखो यहाँ से अगर आपके पास ये शाफ्ट है और मैं इसको जो है यहाँ ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ फोर्स अब लग रही है, ठीक है। सो फोर्स अब जो है आपके पास यहाँ इसके पैरेलल लग रही है, ठीक है। सो अब हो क्या रहा है कि आपके पास ये शाफ्ट मौजूद है, ठीक है, और ये वाला एरिया आपके पास यहाँ मौजूद है। तो शेयर में क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसे करके ये यहाँ से टूटे। तो अब यहाँ ऊपर वाली जो ये डायमेंशन है इसको तो हम विड्थ बोलते हैं, ठीक है, और ये जो आपके पास ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है ये लेंथ है। सो जिसकी वजह से जो हमारे पास रेजिस्टिंग एरिया होगा वो आपके पास होगा यहाँ W इंटू एल, यानी कि विड्थ और लेंथ। क्योंकि हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है उसमें जब उसने ट्विस्ट करना है या शेयर में जब वो टूटना है तो उसने कुछ इस फॉर्म में टूटना है। तो इस वजह से जो है अगर ये होता है और अगर आपने यहाँ से लेंथ निकालनी हो तो इवेंचुअली ये तमाम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमारे पास ये उसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास फेलियर बाय कंप्रेशन है, या फिर इसको हम दूसरे अल्फाज में इसको हम क्रशिंग भी बोलते हैं। क्रशिंग इसको क्यों बोलते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें हमारे पास जो शाफ्ट है, सॉरी की है, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ की बना देता हूँ और सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं हम पहले। और पेन का कलर भी अब चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं यहाँ एक शाफ्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये शाफ्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब देखें यहाँ जब कीवे बनता है आपके पास शाफ्ट का, तो जो ये वाला फेस है जिसको मैं अभी रंग कर रहा हूँ और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो दूसरा फेस है, यानी कि जो फेस आपके पास यहाँ होगा और यहाँ होगा, इस पे फोर्सेस कहाँ से एक्ट करेंगे, इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी जो कि अब शाफ्ट आपके पास कुछ बन गई है कुछ इस किस्म की, ठीक है। और इसको अगर आप पूरा गोल कर लें यानी कि कुछ इस किस्म की ये शाफ्ट है। अब ये जो ये साइड है और इसी तरह जो यहाँ से ये साइड है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही होंगे और इसकी वजह से कह लें कि ये कोशिश कर रहा होगा कि यहाँ से क्रश हो जाए, ठीक है, यानी कि रेज़ा रेज़ा हो जाए एक तरह से।
तो ये जो लेंथ आपके पास डायमेंशन है, ये आपने यहाँ देखा कि इसको हम क्या बोलते हैं कि ये की थिकनेस है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास की थिकनेस आ गई। तो इसकी वजह से यहाँ जो एरिया आपके पास होगा वो होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू t/2। अच्छा, इसमें जो है अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये t/2 हम क्यों ले रहे हैं। t/2 हम इस वजह से ले रहे हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो हमारे पास जो हाफ एरिया है वो शाफ्ट के अंदर होता है और हाफ एरिया जो शाफ्ट के बाहर होता है। तो जो ऊपर वाला एरिया उसके ऊपर तो नहीं आपके पास ये शाफ्ट अटका रही हो, तो सिर्फ जो वो पार्ट जो कि हमारा अंदर घुसा हुआ है शाफ्ट के जो इमर्स है, बेसिकली सिर्फ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इस वजह से हम यहाँ से इसको t/2 लिखते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से भी आप देखें कि तमाम चीज़ें यूज़ करते हुए आपके पास ये एक फार्मूला हमारे पास यहाँ बन जाता है कि हम लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है, अगर टॉर्जन वगैरह जो है, टॉर्जन का कोई केस हो तो उसके पास उस केस में जो है हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं और इफेक्ट ऑफ की वे हम स्टडी कर लेते हैं। लाजमी बात है, देखें शाफ्ट को जब आपने मिलिंग वगैरह उसमें करनी है तो आपने वहाँ सुराख कर दिया, तो एक तो होगा क्या कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपने जो है रेक्टेंगुलर की के लिए भी बनाया है तो कुछ इस किस्म का पैटर्न बनाएंगे। सो जो ये अचानक ये कोना आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सो यहाँ लोकल यील्डिंग हो सकती है जो कि नुकसानदेह, यानी कि इसकी वजह से यहाँ से आपके पास शाफ्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक कर सकती है। तो अगर इन केस जब आप कीवे बनाते हैं तो आपने शाफ्ट की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करना है, या शाफ्ट जो है कितने % वीक हो गई है, उसके लिए कह लें कि हमारे पास एक ये रिसर्चर है HF मूर, इसने इसकी रिसर्च की थी और इसने हमें कहा था कि जी ये हमारे पास एक वैल्यू है ई आपके पास कहलाती है शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। वो कहता है कि जी जब आपने जो है कीवे बना दिया और आपको विड्थ मालूम है और जो है आपके पास डी डायमीटर आपके पास शाफ्ट है, डब्ल्यू इस केस में ये कीवे है का है, ठीक है, की का नहीं है। एच जो है वो आपके पास डेप्थ ऑफ कीवे है, ठीक है, या फिर कह लें कि थिकनेस ऑफ की डिवाइडेड बाई 2, और ये मैंने आपको बताया भी था कि डिवाइडेड बाई 2 क्यों है, ठीक है। सो हम जो है यहाँ से इस रिलेशन से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। रफली आप यूँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्ट्रेस या जो स्ट्रेंथ लेवल आपके पास शाफ्ट कवर कर रहा था जब वो बिल्कुल सॉलिड था, और जब आपने कीवे बना दिया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 75% रिड्यूस हो जाती है। बट एक तरह से आप ये देखें, भले हम स्ट्रेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो चलें हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेहतर कर लेंगे, मगर वो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर इन केस कोई ना कोई केस फेलियर की तरफ हो जाए, या आपके पास कह लें कि जो RPM है वो बढ़ जाते हैं, तो फिर बजाय इसके कि शाफ्ट आपके पास फेल हो, की फेल हो जाएगी और आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी। सो आप क्या करेंगे कि की जो है वो दोबारा भी बन सकती है, स्मॉल कंपोनेंट है। शाफ्ट अब हो सकता है वो बड़ा कोई मैस स्केल की या मैस लेवल की कोई जो है आपके पास शाफ्ट कहीं लगी हो, तो फिर वहाँ आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, आप शाफ्ट बार बार नहीं बना सकते। तो ये वजूहत हैं जिनकी बिना पर हमारी कोशिश होती है कि अगर इन केस कोई इस तरह की ट्रेजिडी या कोई इस तरह का कैटास्ट्रॉफिक कोई इवेंट हो तो आपके पास शाफ्ट जो है वो बच जाए और हमारे पास जो की जो है वो टूट जाए। तो ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। यहाँ हमें बताया गया कि जी हमने रेक्टेंगुलर की डिज़ाइन करनी है, शाफ्ट का जो है हमें यहाँ उसने डायमीटर दे दिया है, ठीक है, और उसने कहा कि जी शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो हमारे इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, की के ऊपर, वो 42 मेगापास्कल है और 70 मेगापास्कल है। तो हमने जो है यहाँ से दोनों के केसेस में हमने की डिज़ाइन करनी है। अच्छा जी, चलते हैं सबसे पहले जो हमारा डेटा था वो हम लिख लेते हैं। हमें डायमीटर गिवन है 50 mm, टॉर्क गिवन है 42 मेगापास्कल, शेयर क्रशिंग स्ट्रेस हमें गिवन है या बेरिंग स्ट्रेस गिवन है 70 मेगापास्कल, ठीक है। उसके बाद विड्थ और थिकनेस को अभी हम देख लेते हैं। आपको याद होगा हमने टेबल की बात की थी, टेबल में आप देखें हमारे पास ये 50 मौजूद है और 50 के अगेंस्ट आप रेक्टेंगुलर की में देखें तो आपके पास विड्थ है 16 और थिकनेस है 10। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। फ़र्ज़ करें मैं आपको पेपर में, या आपके पास पेपर में आ जाता है, या आपने लेट से खुद डिज़ाइन करना है कि जी स्क्वायर की डिज़ाइन करें, और आप इस टेबल को देखें और आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये तो रेक्टेंगुलर की गिवन है और यहाँ हमारे पास जो है स्क्वायर की नहीं गिवन। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने जब पीछे जब हम गो थ्रू कर रहे थे हमने वहाँ देखा था कि जो विड्थ है और थिकनेस है वो सेम होगी आपके पास स्क्वायर की के केस में। सो इसकी वजह से आपने यहाँ से आओगे, सिंपल यहाँ विड्थ की वैल्यू देखोगे और वही आपके पास थिकनेस की वैल्यू होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ से जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि
इसको हम देख लेते हैं shear stress के लिए। shear stress के लिए अगर हमने देखना है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि T इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू टॉ, यानी कि जो shear stress जो है हमारे पास अलाउेबल है, और मल्टीप्लाई बाय d/2। तो अब इसमें फार्मूले में देखें हमने लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है और हमें जो है टॉर्क भी नहीं गिवन, तो हमने क्या किया, लेंथ को यहाँ हमने टॉर्क की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू 16,800 इंटू एल न्यूटन मीटर, यानी कि जब लेंथ की वैल्यू गिवन होगी तो टॉर्क भी आ जाएगा। बट ये हमारे पास जो रिलेशन है ये हमारे पास है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की, उसके लिए। अब फ़र्ज़ करें, अब आपके सामने है कि जो की है वो तो शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई शाफ्ट का भी टॉर्क होगा, और वो टॉर्क जो है वो आपके पास की के टॉर्क के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि शाफ्ट कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है। सो उसके लिए जो फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था वो होता है कि π/16 टॉ इंटू डायमीटर का क्यूब। तो अब देखें हमारे पास टॉ भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, ठीक है, पाई 3.14 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनता है 1080.83 न्यूटन मीटर। इस इक्वेशन को हम 2 कह लेते हैं, पिछली हमने इक्वेशन देखी थी वो हमारे पास 1 है। सो जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी जो कि तकरीबन 61.35 मिलीमीटर आती है। तो हमारे पास हमारे पास मेथड सॉल्व हो जाता है जिसमें हमने कह लें कि थ्रू शेयर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो है यहाँ कितनी जो है हमारे पास कह लें कि फेलियर कब अकर होगा। अब हमारे पास क्रशिंग का रह गया केस। क्रशिंग के लिए जो है सिंपल उसी तरह आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक क्रशिंग है। की के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो T इज इक्वल टू लेंथ इंटू T/2 इंटू क्रशिंग स्ट्रेस और डायमीटर बाय 2। सो यहाँ आपने देखा कि थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अब जब हम क्रशिंग की बात कर रहे हैं ना, अब तो हमारे पास ये टॉर्क जो है ना वो हमें गिवन है। उसकी वजह ये है कि हमने जो लास्ट यहाँ ये किया था, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट है वो अब हमें नोन है। तो जब हमें टॉर्क जो है, यहाँ मैं बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, ठीक है जी, ये अब हमें नोन है। सो जब हम इसको नोन करते हैं, ठीक है, सॉरी अभी जो है फिल वक्त आप कह लें कि की के केस में फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं आपको ज़्यादा जल्दी आगे चला गया। आप जो है इसको यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास ये जो टॉर्क है ये वैल्यू आ जाएगी 8750 एल न्यूटन मीटर, ठीक है। सो इसको इवेंचुअली बात तो वही है, आप इसको वहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि वो हमने इक्वेशन नंबर दिया हुआ था, सिंपल वहाँ से आप टॉर्क की वैल्यू पकड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ लेंथ आ जाएगी जो कि आपके पास है 120 mm। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये आपके पास 120 mm लेंथ आ रही है क्रशिंग स्ट्रेस में, और आपके पास जो यहाँ लेंथ है वो है 61, यानी कि तकरीबन आपके पास ये 50% का फ़र्क पड़ जाता है। और ये क्यों पड़ रहा है, जब हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट एक आएगा, वहाँ से आपको ये मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ देखें तो हमें गिवन है कि 45 mm डायमीटर शाफ्ट है जो कि स्टील से जो है वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यील्ड स्ट्रेंथ उसकी गिवन है कि वो 400 मेगापास्कल है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ वो फ्रैक्चर होगी, ठीक है, इसको हम यहाँ सिग्मा वाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास पैरेलल की का हमें उसने साइज़ दे दी कि जी 14 mm और 9 mm उसकी जो है खैर थिकनेस है, और यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास कह लें कि 340 मेगापास्कल का जो है आपने कह लें कि यूज़ करना है हमारे पास ये शीयर के केस में है, ठीक है। सो पहले हमारे पास जो 400 है वो हमारे पास एक क्रशिंग के केस में, फिर 340 है आपके पास, ठीक है। शीयर के केस में फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द की इफ द शाफ्ट इज लोडेड टू ट्रांसमिट मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क, ठीक है जी, सॉरी माय बैड, यानी कि 2 केसेस हैं, ठीक है। बेसिकली एक केस में जो है वो 400 मेगापास्कल यूज़ हो रहा है शाफ्ट के लिए, एक केस में यूज़ हो रहा है आपके पास 340 मेगापास्कल, यानी कि बेसिकली 2 तरह के ये स्टील्स हैं। अच्छा, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना, वो कह रहा है कि जी इसमें सिर्फ हमारे पास जो है ये उसने शीयर स्ट्रेस उसने हमें दोनों दे दी हैं, ठीक है, और हमने जो है यहाँ से कह लें कि जो है फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास डायमेंशन होगी। देखें एक चीज़ उसने यहाँ की है ना, उसने मैं क्या कि जी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना वो आपने 2 लेके चलना है और यूज़ करनी है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। सो अब आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि शीयर स्ट्रेस थ्योरी बेसिकली देखें
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट होता क्या था कि हमें ये तो चलें पता लग गया था कि जी ये एक हमारे पास इलास्टिक लिमिट है, ये हमारे पास प्लास्टिक लिमिट है, मगर रिसर्चर्स को ये खोज लगाना थी कि आखिर हमारे पास मटेरियल फेल कब हो रहा है, यानी कि हमें कब पता लगेगा कि क्या स्ट्रेस लेवल आ जाए तो पता लग जाए कि यार ये मटेरियल अब फेल हो जाना है। ठीक है, आप ग्राफ की तरफ देख रहे हैं, ये जब आप फिजिकली देख रहे हैं फिर और चीज़ है। ठीक है, फिर शायद आप कोई प्रिडिक्शन कर लें कि जी ये अब हो जाना चाहिए, मगर अगर आप ऑन पेपर कर रहे हैं तो शायद आपको ना क्लियर हो। तो उसके लिए एक जो थ्योरी डेवलप हुई है वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। वो ये कहती है कि जब आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो मैक्सिमम आपके पास शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ से डिवाइडेड बाय 2 इससे इक्वल या ग्रेटर हो जाए तो आपका मटेरियल फेल कर जाएगा। इसको एस वाई लिखते हैं, इसको आप लोग जो है सिग्मा वाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। सो ये बेसिकली हमारे पास होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जो अब यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली आपको क्या क्या रहा है कि जो शियर स्ट्रेस जो कह लें कि बर्दाश्त करने की सकत है किसी मटेरियल में, वो बेसिकली उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से हाफ है। ठीक है, तो इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जो शियर स्ट्रेस के केस में जो हमने पहले की डिज़ाइन की थी उसकी हमारे पास जो लेंथ आई वो थी 61 mm, जबकि हमारे पास जो आपके पास क्रशिंग के केस में थी वो आपके पास आई थी 120 mm। सो वो डिवाइडेड बाय 2 या जो 0.5 का आधे का फ़र्क पड़ा था वो इस वजह से पड़ रहा था। आगे चलते हैं, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन डाटा था वो लिख लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और सिग्मा वाई टी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो गिवन है। ओके ओके जी, अब हम आगे सेकंड एग्जांपल के ऊपर, और यहाँ आप देखें कि आपको शाफ्ट का डायमीटर गिवन है कि जी 45 mm जो है उसका डाया है, और उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 400 मेगा पास्कल है, जो की है उसका साइज़ 14 मेगा पास्कल है, विड्थ है उसकी, और 9 mm उसकी थिकनेस है। स्टील की बनी हुई है मगर उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 340 मेगा पास्कल है। यह क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने यहाँ नोट किया कि जो हमारे पास की है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम है, जबकि हमारे पास जो शाफ्ट है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप इंडस्ट्री में आपने लगाया हुआ है, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो शाफ्ट है वो या फिर आपकी कह लें कि जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि शाफ्ट चूँकि डाट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, सो हमने शाफ्ट को सेव करना है, और जो की है वो हम चाहते हैं कि अगर इन केस कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है या फिर आपके पास कह लें जो टॉर्क आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाता है, सो उस केस में हमें जो है हमारी कोशिश होगी की ब्रेक हो जाए, आपके शाफ्ट को डैमेज ना हो, क्योंकि की जो है वो दोबारा एक स्मॉल पार्ट है, वो आप मिलिंग या मशीनिंग करके आप दोबारा भी बना सकते हैं, और वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब आपके पास जो की का मटेरियल है वो रिलेटिवली हल्का होगा, या कह लें कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम होगी बनिस्बत शाफ्ट के, सो जिसकी वजह से हम ये इसको यूज़ करते हैं। सो हमें क्वेश्चन के यहाँ डाटा में जो है वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द की, और जो है हमारे पास यहाँ ये गिवन है कि जी हमने ये मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क जो है हमने फाइंड आउट करना है, उसके मुताबिक इसको लेके चलना है। उसके अलावा हमें ये गिवन है कि जी हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करनी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 2 लेके चलना है। सो क्वेश्चन ये रेज होता है जो कि आप लोगों के जहन में आएगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अच्छा जी, सो बेसिकली हमारे पास जो आप लोगों ने एक सिंपल तो ग्राफ देखा होगा कि अगर ये आपके पास स्ट्रेस है और आपके पास ये स्ट्रेन है, ये आपके पास इवेंचुअली एक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद ये प्लास्टिक रीजन में आता है। जब आप इसे विजुअलाइज कर रहे हो और आप इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आप उसको प्रॉपर टेस्ट कर रहे हो मटीरियल को, तब तो आप देख के बता सकते हो कि जी यहाँ अब आपके पास नेकिंग आ रही है, सो ये ब्रेक हो सकता है, या जब आप ग्राफ देख रहे हो आप बता सकते हो, बट ऑन पेपर आप कैसे इसको बता सकते हो। सो ऐसा जो है कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सो उसके ऊपर रिसर्चर्स ने काम किया और डिफरेंट थीरीज डेवलप हुई हैं। उसमें आप कह लें कि एक रेनकाइन थ्योरी है, एक वॉन माइसिस थ्योरी हम उसको बोलते हैं, और एक हमारे पास ये ट्रेस्का यील्ड थ्योरी है। ट्रेस्का यील्ड थ्योरी ये कहती है कि जी आपके पास मटेरियल ऑन पेपर अगर आपने देखना है कि वो फेल हो रहा है, सो उसकी पॉसिबिलिटी जो वो ये है कि जो आपके पास जो उसमें हमारे पास जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, अगर वो आपके पास इक्वल हो जाता है या ग्रेटर हो जाता है इस वैल्यू से, यानी कि सिग्मा वाई बाय 2 से, सो वो जो है फेल कर जाएगा। अगर हम इसकी बाय डेफिनेशन बात करें तो वो ये कह रहा है कि अगर आप एक मटेरियल को ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड रियलिटीज आप उसे शियर स्ट्रेस दे के आप उसे फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो वैल्यू
बेसिकली आपको कैसे पता लगेगी कि अगर जो है आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 है, जैसे ही इस वैल्यू से वो एक्सीड करेगी वैल्यू, तो आपके पास वो फेल हो जाएगा। फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है ये वैल्यू था, फ़र्ज़ किया कि आपने एक्सपेरिमेंटेशन की और आपके पास ये वैल्यू तकरीबन आ रही थी अराउंड 200 मेगा पास्कल। आपने एक्सपेरिमेंटली नोट किया कि जी 200 मेगा पास्कल जब शेयर का लेवल आता है तो ये जो है ना आपके पास फेल हो जाता है। आपको ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरिया ये कहती है कि जी आपने जो है ना यील्ड स्ट्रेंथ इसकी देखनी है। फ़र्ज़ करें इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो है आपके पास 400, तो वो ये कहता है कि आपके पास जो है ये मटेरियल तब फेल करेगा जब आपके पास ये 400 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 200 मेगा पास्कल ये वैल्यू जो है जब आपके पास पहुंच जाएगी शेयर स्ट्रेस की, तो आपके पास ये मटेरियल फेल कर जाएगा। ये कह लें कि दोनों को कंपेयर कर रहा है। जो यहाँ डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी प्रेडिक्ट्स द यील्ड बिगिंस व्हेनेवर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन any element equals or exceeds the maximum shear stress in a tension test specimen of the same material when that specimen begins to yield। ये इसके जो है डेफिनेशन है। और यील्ड भी आपके पास, यील्ड पॉइंट भी वो है जब नेकिंग हो के बेसिकली वो बिल्कुल फ्रैक्चर होने वाला होता है। ये बेसिकली आप कह लें कि इसको जो है हम सॉरी नॉट दैट पॉइंट, यील्ड बेसिकली आपके पास इलास्टिक को हम फिनिश करके हम प्लास्टिसिटी की तरफ जा रहे हैं। वो जो आपके पास ये जो पॉइंट है, सॉरी दिस इंस्टेंट, यानी कि हमने यहाँ की बात करनी है। वो हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब यील्डिंग अगर होगी, अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब ये एलोंगेट भी होता जाएगा, नेकिंग भी इसमें अकर होगी और ये इवेंचुअली फेल भी होगा। ओके जी, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में अगर आप देखें कुछ चीज़ें जो है यहाँ गिवन डाटा जो है वो हमें गिवन है कि आपके पास डायमीटर जो है वो 45 mm है, यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है, शाफ्ट के केस में 400 मेगा पास्कल है। हमें जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही विड्थ और उसकी थिकनेस गिवन थी, अगर नहीं गिवन तो हमने वो टेबल देखना था। यील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है की के केस में, और आप देख रहे हो कि ये mm लिखा हुआ, ये बेसिकली मेगा पास्कल होना था, ठीक है। ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, दैट शुड हैव बीन मेगा पास्कल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास 2 है। सबसे पहले जो है हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी को ही यूज़ करते हैं, और यहाँ कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। जैसे हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी में आपने यहाँ नोट किया था कि यहाँ ये डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, हमने वो डिवाइडेड बाय 2 आ गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की वजह से, क्या, ताकि हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकें यील्ड स्ट्रेंथ से। और ये आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मौजूद है, इससे भी हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तभी इफेक्टिव होगा जब आप उसको यील्ड स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि आपकी लिमिटेशन ये है। फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो है एक चीज़ है और उसकी जो परमिसिबल या यील्ड स्ट्रेंथ है वो 100 है। हो सकता है ऑन पेपर जो है वो आपके पास फेल करता हो अराउंड 100, बट जब नॉर्मली हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे होते हैं कि मटेरियल की सरफेस फिनिश कितनी है, या फिर आप कह लें कि रूम टेम्परेचर क्या था, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको बेहतर, हम हर बार यह रियल लाइफ में आपके इल्म में है कि हम रियल लाइफ में लैब के जो कंडीशन है वो तो नहीं हम रख सकते, क्योंकि आपके पास हो सकता है कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री हो, कहीं नेगेटिव में हो। उसका बेहतर हल ये होता है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, ताकि हम उस एक लेवल से एक्सीड ही ना करें। फ़र्ज़ करें कि वो 100 पे ब्रेक होता था, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का रखा और आपने कहा कि जी मैंने तो इसे 50 से ऊपर ही नहीं जाने देना। उसका फ़ायदा क्या होगा इवेंचुअली कि आपका जो है मटेरियल वो ज़्यादा जो है वो सेफ रहेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। हमने यहाँ शाफ्ट के लिए भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, चूँकि वो 400 थी यील्ड स्ट्रेंथ उसकी, और इसी तरह हमारे पास जो की है उसकी वो 340 गिवन थी। हमने दोनों के केसेस में फाइंड आउट कर लिया। दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो रहा है। किस वजह से हो रहा है वो हमने आपको बता दिया कि वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की वजह से है। उसके बाद जो है लाजमत अब हमने टॉर्क ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय शाफ्ट एंड की। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ देखिएगा, ये बेसिकली जो 100 है बेसिकली इंटू 10⁻⁶ होना, क्योंकि ये मेगा पास्कल में था, ठीक है। ये मैं इनिशियली नहीं लिख सकता था, इस वजह से मैंने बाद में लिख दिया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमें टॉर्क जो है हम देख सकते हैं कि π/16 टॉ मैक्स, ठीक है, फॉर शाफ्ट इंटू d³। अब हमें जो है यहाँ टॉ मैक्सिमम हमें गिवन है, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि हमने वी हैव टू जो है लोड इज ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क। मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क जो है अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया था वो हमारे पास 100 था। हमने 100 को ही यहाँ यूज़ कर देना है, और यहाँ से हमारे पास आ गया मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क एक तरह से आ गया,
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल शीयर स्ट्रेस जब आप अप्लाई करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क मिलेगा। सो ये वैल्यू जब आपके पास आ जाती है, अब आपके पास ये है शाफ्ट की वैल्यू, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट न्यूमेरिकल में भी कि जब शाफ्ट का आपके पास ये एक वैल्यू आ रही है, सो लाजमी तो वही टॉर्क ट्रांसमिट आपकी की भी कर रही है। सो हम इक्वली इसको जो है दूसरे फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास जो है 1.8 इंटू 10⁻³ यानी कि सिंपल ये वाली हमारे पास टॉर्क की वैल्यू इंटू लेंथ इंटू विड्थ ऑफ द की मल्टीप्लाई बाय टॉ और आपके पास d/2। सो ये टॉ जो है ये भी आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क होगा, और जो है विड्थ हमें गिवन थी, सो लेंथ ऑफ की हम यहाँ से इवेंचुअली फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आती है तकरीबन 67.2 mm। ओके, अच्छा उसके बाद जो है ये तो हमारे पास हो गया एक केस, ठीक है, जो कि था आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का। दूसरा हम इवेंचुअली केस देख लेते हैं कि आपके पास जो है ड्यू टू क्रशिंग हमारे पास अब क्या आ रहा होगा। सो उसमें जो है सिंपल आपके पास जो है t इज इक्वल टू लेंथ इंटू थिकनेस बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ टॉ आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। सो ओके जी, अब हम ना इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब ये क्रशिंग का केस होगा तो हमारे पास जो लेंथ है की वो क्या होगी। तो उसके लिए सिंपल जो है हमने यहाँ अगर हम रिलेशन की तरफ आ जाएं और आप यहाँ देख सकते हो कि लेंथ इंटू t/2 थिकनेस डिवाइडेड बाई 2 वो हमने बात की थी, क्योंकि हाफ एरिया हमारे पास इमर्स हो गया इस वजह से। और क्रशिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, चूँकि इस न्यूमेरिकल में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, इस वजह से ये डिवाइडेड बाई 2 होगा इवेंचुअली इसको। और अगर इन केस आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं होता तो तब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास उस केस में वो 1 होता है, सिंपल। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो t जो है वो हमें चूँकि लास्ट में वो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल था फॉर द शाफ्ट, और चूँकि हम ये की के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सो हम वही वैल्यू लेके चलेंगे और हमारे पास इवेंचुअली जो लेंथ है वो आ जाएगी 105 mm। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ आपके पास 105 है, जबकि यहाँ आपके पास 67 था। इसी तरह जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें वैल्यूज़ जो है वो हाफ का फ़र्क पड़ रहा था। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास जो यील्ड जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थी, उसमें भी देखा होगा कि शियर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ के हाफ के ऊपर ही ब्रेक करी। सो आपने देखा कि लेंथ वगैरह भी जो है यूँ एक इवेंचुअली एक आपको एक पैटर्न सा एक बनता नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने खुद इसको जाके जो है आपने इसको करना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जी कि 15 किलोवाट 900 RPM मोटर है, शाफ्ट का साइज़ गिवन है और उसकी जो है एक्सटेंशन वगैरह जो है उसने दे दिया कि लेंथ उसकी कितनी है। परमिसिबल शियर और क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो उसने हमें दे दिया है। उसके बाद उसने कहा कि जी आपने की वे इसमें डिज़ाइन करना है और स्ट्रेंथ वगैरह भी आपने मेजर करनी है। सो बिल्कुल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल ये चल रहा है। आपने टॉर्क फाइंड आउट किया, ठीक है, और उसको टॉर्क को यूज़ करते हुए आपने उसमें विड्थ फाइंड आउट कर ली। विड्थ जो है चूँकि स्मॉल और डायमीटर बाय 4 होनी चाहिए, विड्थ आपने करेक्ट वन फाइंड आउट की। उसके बाद आपने जो हमारे पास एक जो फैक्टर था, हमारे पास शियर स्ट्रेंथ फैक्टर था, चूँकि की वे बन रहा है, सो उसके हिसाब से आपने वो फाइंड आउट किया। उसको फिर हमने यूज़ किया जो है जो हमारे पास एक और रिलेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने टॉ फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क ऑलरेडी गिवन था। सो उसको जब हमने हम यूटिलाइज करते हैं, सो हमारा सॉरी मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क हमारे पास गिवन था। सो इवेंचुअली जो है हम वहाँ से उसी को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास जो है स्ट्रेंथ हमारे पास मैक्सिमम कितनी हमारे पास परमिसिबल है अब कीवे के साथ, और जो है शियर स्ट्रेंथ हम जो है की फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ से हम इन दोनों को रेशो हम निकाल के तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है स्ट्रेंथ नॉर्मली कितनी है। सो जो है इसका कह लें कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो आपके पास की वो इस टाइम 1 पॉइंट जो रेशो है वो तकरीबन 1.47 आ रही है। सो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो इसमें पता ये लग रहा है कि शाफ्ट आपके पास जो है वो पहले ब्रेक नहीं करेगी, पहले ब्रेक कर जाएगी और की आपके पास ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट जो है वो अब आपके पास कम है, जबकि जो शियर स्ट्रेंथ है वो आपके पास ज़्यादा है। सो अब हमने की का मटीरियल हमें चेंज करना पड़ेगा कि ये रेशो जो है 1 से नीचे आए, ठीक है, तभी हमारे पास ये मुमकिन हो सकेगा कि हम जो है जब आपके पास कोई भी कैटास्ट्रॉफिक ऐसा इवेंट हो तो आपके पास की पहले ब्रेक करे और शाफ्ट आपके पास ब्रेक ना करे। सो इस तरह से जो है ये हमारा ये जो है चैप्टर कंक्लूड होता है फॉर द डिज़ाइन ऑफ कीज़ एंड पिन्स। इफ देयर इज़ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट।